हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, इसमें हम पूरे टॉपिक्स स्टार्टिंग टू एंडिंग सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको प्रीवियस 2 चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी वन शॉट हम बना चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, या यूनिट टाइम में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बह रहा है। जैसे कि 100 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे 100 एम्पियर करंट होगा। और यदि आपको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना हो, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर 1 कूलम पर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो करंट होगा ये होगा 1 एम्पियर। सॉरी, मैं बताना भूल गया, एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि देखिए ऐसा लगता है लोगों को कि करंट का एक डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें माइनस से प्लस, यदि ये हमारा करंट का डायरेक्शन है प्लस टू माइनस, तो यहाँ पर जब एक करंट फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। देखिए, जैसे हमें एक सर्किट मान के चलें कि यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है। अब यदि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती तो आपस में अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती, लेकिन करंट इस रूल को फॉलो नहीं करता है। करंट सीधा स्केलर एडिशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 10 एम्पियर कंबाइन होकर 20 एम्पियर बन जाएंगे, ना कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए करंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसे ये मान के चलिए ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इससे जितना अमाउंट ऑफ चार्ज या जितना करंट फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे करंट डेंसिटी। ठीक है, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है J = I/A। यहाँ से आप ऐसा यूनिट बना सकते हैं, I मतलब एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये करंट है, हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और सरफेस उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर थीटा बना ले तो यहाँ पर पर्टिकुलर कॉस थीटा वाली डायरेक्शन मिलेगी। साइन थीटा को हम करेंगे इग्नोर, तो ए कॉस थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको हम किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, आई हमें मालूम है कि स्केलर होता है, और यदि आई स्केलर है तो आई के सामने इक्वल में जो भी दो क्वांटिटीज आएंगी, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही हो सकती है मल्टीप्लाई। तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम लिखें, क्योंकि ये डॉट हटेगा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा बनता है आई के लिए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे चार्जेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से ये, या हम कह लें जिस एवरेज वेलोसिटी से ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, ये कोई इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, सब रैंडम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद ये एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। और ये जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं या मोशन करते हैं, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसे काय से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v, और यहाँ पर नीचे d लिख देते हैं, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नोटेशन होता है। अब ये होती है नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की। ठीक है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड इनका मोशन होता है, वेलोसिटी होती है इनकी। इसके बाद एक और टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हम जैसे कि देखें तो रूम टेम्परेचर के कारण या हीट के कारण ये जो अंदर चार्जेस हैं ये आपस में ही कोलिजन करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है, इसने फर्स्ट यहाँ पर कोलिजन किया, फिर यहाँ पर कोलिजन किया, तो ये 2 सक्सेसिव कोलिजन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों सब सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाला समय कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैसे तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन एक हम रिलेशन देख लेते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर से क्यों देखते हैं, मान के चलिए यदि इसे हम हीट कर दें यहाँ पर, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी मिलने से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये बहुत तेजी से मोशन करने लग जाएंगे। अब ये जितना ज़्यादा मोशन करेंगे उतना ही रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मतलब कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के।
एक और एडिशनल पॉइंट बता दूं आपको कि अब ये तेजी से मोशन करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि करंट को फ्लो होने में दिक्कत जाएगी, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, रुकावट आने लगेगी। ठीक है, तो अभी हम रेजिस्टेंस पे चलेंगे जब आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस और समझा दूंगा अच्छे से। अब मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई जो हमारी बन रही है यहाँ पर हायर टर्मिनल लोअर टर्मिनल या हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के बीच में, उसी का रेशो हम कहेंगे मोबिलिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम फॉर्मूला क्या कहते हैं? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो मोबिलिटी की यूनिट मिल जाती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट, या फिर हम एम स्क्वायर एस इनवर्स वी इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन के साइड, तो हमें देखने को मिलता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी पूछा जा सकता है आपसे कि रिलेशन बताएं आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या होता है। और यदि इसका डेरिवेशन आ जाए तो हमें बहुत ही सिंपल टर्म्स में इस टाइप का डायग्राम बनाना होगा, इसकी एक फिक्स लेंथ लेनी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, फिर हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई होता है, तो ये I के फॉर्मूले में Q की वैल्यू पुट करेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। Q की जगह वैल्यू पुट करी एन ई, और अपॉन में टाइम है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ अपॉन वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वहां से हमने टाइम के लिए फॉर्मूला निकाला, एन की वैल्यू पुट करी ये वाली यहाँ पर, तो हमें आई के लिए एक फॉर्मूला मिल गया। एल से एल कैंसिल करें तो हमें आई और वी डी के बीच में रिलेशन मिल गया। अब इसी रिलेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, करंट की जगह हम ले सकते हैं करंट डेंसिटी ले सकते हैं। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एरिया को यहाँ पे इसके अपॉन में ले जा लें, तो आई अपॉन ए बन गया। आई अपॉन ए क्या होता है? करंट डेंसिटी, मतलब कि जे, तो ये टर्म बन जाएगी जे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एन ई वी डी। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, हम देख लेते हैं एक एक्सप्रेशन जो कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ड्राइव करने पूछा जाता है अक्सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझ चुके होंगे, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, F इज इक्वल टू क्यू ई होता था या क्यू नॉट ई, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, बट इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई लिखेंगे हम, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। क्यू की जगह हमने माइनस ई पुट किया तो F इज इक्वल टू माइनस ई मिल गया। ठीक है, अब नेट फोर्स जो चार्ज पर लग रहा है वो कितना है? एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू हमने माइनस ई कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस ई अपॉन में एम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स जो भी अंदर हैं और उनका एवरेज कर देंगे। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये V1 V2 V3 इस टाइप से, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा, U1 V1 U2 V2 U2 टाउ 2, ये टाउ है ना रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमने V इज इक्वल टू U प्लस AT यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखा है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को जब हम एवरेज ऐड करके उनका एवरेज ले लेते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, VD इज इक्वल टू यहाँ पर UN प्लस ए टाउ एन, है ना, या सिग्मा लगा देंगे हम सिंपली सामने। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी तो U की जगह हम रख देंगे जीरो, और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम A की वैल्यू पुट करके तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये। ठीक है ना, और हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू, जैसा हमने यहाँ पर रखा था, कहाँ पर, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, E इज इक्वल टू होता है, हमने कहीं पर ये लिखी थी यूनिट, है ना, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, या हम R भी लिख सकते हैं L भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया यहाँ पर? E इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने E की वैल्यू पुट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, और ये फॉर्मूला मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो ये दोनों ही रिलेशन हमें लिखने पड़ते हैं अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सप्रेशन डेराइव करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेराइव करनी रहेंगी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आपको फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो इस टॉपिक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम का नियम आप जानते हैं क्या होता है कि यदि किसी भी कंडक्टर की, लेट से यही हमारा कंडक्टर है, इसकी L लेंथ है, A एरिया है और T टेम्परेचर है मान के चलते हैं, तो यदि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे तो
इसके दोनों टर्मिनल्स पर, लेट से ये है हमारे दोनों टर्मिनल्स, ई टर्मिनल और ये बी, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो होने वाले करंट के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? मतलब रुकावट, करंट के फ्लो होने में आने वाली रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। इस टाइप के हेडफोन वाले सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। आर का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? 1 वोल्ट पर करंट, ठीक है ना। 1 ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यदि दोनों टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और वहां से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ। अब इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि इसी का एक फॉर्म होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो हमें ये मिलती है रेजिस्टेंस के जो फैक्टर अफेक्टिंग है ना, उसकी हेल्प से। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ छोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया के साथ अपोजिट चलता है। एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर एरिया को हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब इन्वर्स का रिलेशन है। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, या फिर कांस्टेंट लगा देंगे तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यही रो होती है रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RA अपॉन में L, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इसकी एसआई यूनिट निकालना चाहें तो इसके लिए तो ओम हो जाएगी। ये है मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, हमें यूनिट क्या मिल जाएगी? ओम मीटर, ठीक है ना। अब सिंपली यदि आप कहाँ गया, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको मिल जाएगा कंडक्टेंस। इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमें बताती है कि किसी भी कंडक्टर में एबिलिटी क्या है, मतलब करंट को फ्लो कराने की, ठीक है ना, कि क्या एबिलिटी, कितना करंट अच्छे इजीली फ्लो कर पाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ओम, या फिर ओम इनवर्स बोलते हैं, या ओम इनवर्स के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मो, ठीक है ना। OHM को इनवर्स करके लिख दिया हमने। इसी तरीके से कंडक्टिविटी होती है एक और टर्म, कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये भी हमें यही सब चीज़ें बताती हैं, लेकिन जब आप रेजिस्टिविटी के बारे में समझ लेंगे आपको कंडक्टिविटी अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जैसे कि हमने देखा कि रेजिस्टेंस फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ये सिर्फ टेम्परेचर पर और मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर सेम टेम्परेचर की हम बात करें तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी, आयरन के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी। अब यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जरूर चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जहाँ पर और कुछ हम टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि बहुत ही सिंपल एक डेरिवेशन होता है। ओम्स लॉ को प्रूव किया गया है इससे कि R कांस्टेंट है, ठीक है, और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमें R का प्रूफ क्या मिलता है डेरिवेशन का? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 फॉर्मूलों से प्रूव हो जाता है, ज़्यादा लेंदी नहीं है इसका डेरिवेशन। हम जानते थे, लास्ट हमने अभी निकाला था, VD इज इक्वल टू EE टाउ अपॉन में M, और एक फॉर्मूला यहाँ पर E की वैल्यू यदि हम पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस पुट कर दें और ये VD की वैल्यू, इसको पुट करने से VD की नई वैल्यू मिल जाएगी, और फिर I इज इक्वल टू NEA VD। ये 3 फॉर्मूलों की हेल्प से आप इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि मास तो फिक्स है, आधी से ज़्यादा चीज़ें इसमें कॉन्स्टेंट है। मास फिक्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स है, रिलैक्सेशन टाइम फिक्स है, ठीक है ना। सिर्फ n पर डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा मेटल मान के चलिए, कोई अच्छा हमने मेटल लिया या गुड कंडक्टर लिया, सिल्वर, कॉपर, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे। जितने ज़्यादा हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, उतना ही ईजिली करंट फ्लो करेगा, उतना ही कम ऑब्स्ट्रक्शन के साथ फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है ना। M क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। अब हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन में A। तो रो का फॉर्मूला क्या मिला था? RA अपॉन में L। तो यदि ये A यहाँ चला जाए, L नीचे आ जाए, तो हमें रो के लिए क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। रेजिस्टिविटी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलॉयज एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एलॉयज जो होते हैं हमारे दो मेटल्स या उनके कॉम्बिनेशन से बने हुए जो सॉलिड होते हैं उनको हम एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पर एलॉय की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनमें स्लाइटली इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस आता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स का बहुत ही तेज़ी से चेंज आता है। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास कंडक्टर्स ढेर सारे हैं, लेकिन फिर भी हम सेमीकंडक्टर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? सिलिकॉन वैली आपने नाम सुना होगा, पूरा सिलिकॉन पर बेस्ड होता है। आजकल जो माइक्रो चिप्स वगैरह आ रही हैं वो सब सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए जैसे ये है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब करंट के लिए आने वाली रुकावट अलग अलग मेटल्स के लिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी घटती जा रही है। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि करंट और अच्छा फ्लो करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे करंट और अच्छे से फ्लो करने लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये गुड कंडक्टर बनता जाता है। आप हीट देते जाएंगे, जो सेमी कंडक्टर है और गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, कंडक्टर्स को आप हीट देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो और पुअर कंडक्टर्स होते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम सेमी कंडक्टर्स को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ हो रहा है सेमी कंडक्टर का, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ऐसे हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं। ईएमएफ क्या सिमिलर होता है वोल्टेज के, इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट होती है, लेकिन ये होता है मैक्सिमम वोल्टेज किसी भी बैटरी का जब सर्किट ओपन हो या मतलब स्विच ऑन ना हो, ठीक है। सर्किट में हम जैसे मान के लाएं, ये हमारी बैटरी, यहाँ पर लगा हुआ है स्विच, अभी सर्किट ओपन है, ठीक है। ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर स्विच ओपन है तो यहाँ पर जो कहलाएगा ना मैक्सिमम वोल्टेज, इसे हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू ये जो V है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, मतलब बैटरी का वोल्टेज, ठीक है ना। और IR मतलब क्या है? यहाँ पर इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये IR प्लस टर्मिनल वोल्टेज का जो सम करते हैं यही होता है EMF के बराबर। अब सर्किट ओपन रहता है ना तो EMF जो है मतलब हमारा EMF और टर्मिनल वोल्टेज सेम होता है। ये एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि EMF टर्मिनल वोल्टेज के बराबर कब होता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ओपन सर्किट में। रेस्ट ऑफ दी कंडीशंस में हमेशा EMF ज़्यादा रहता है और टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ही कम रहता है, सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़कर, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज ओनली ड्यूरिंग रिचार्जिंग। जब हम सेल या बैटरी को रिचार्ज करते हैं ना, सिर्फ उस सिचुएशन में जो हमारा EMF होता है ना, ये कम होता है टर्मिनल वोल्टेज से, ठीक है। इसके बाद टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। अब हम देखने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो कि यहाँ पर हमने देखा था कि सेल है। सेल बेसिकली क्या होता है, एक ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है वैसे तो, कि इनके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट वगैरह फिल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल होता है जिसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब हम समझते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, लेकिन अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को फ्लो होने में उतनी ही ज़्यादा रुकावट आएगी, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, और जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R से, ठीक है। बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल r और करंट फ्लो हो रहा है I, और आउटर रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है ना स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। स्लाइटली डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉम्बिनेशन एक्साइट हो जाता है, एनर्जी वगैरह बढ़ जाती है, मोशन बढ़ जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में तो रेजिस्टेंस ज़रूर बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेपरेशन, ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हम सेपरेशन बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब सिर्फ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन और सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू E अपॉन R। जैसे कि ओम्स लॉ में हमने देखा था I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V की जगह हमने रख दिया EMF, और R मतलब सिर्फ अब आउटर रेजिस्टेंस के अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो इसे NR कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब दो लाइव वायर्स को यदि हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में होता है क्या, बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में यदि हम R इक्वल टू 0 पुट कर दें तो I मैक्स मिल जाएगा, जो कि E अपॉन R होगा। यहाँ पर कोई आउटर रेजिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ बैटरी या सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है।
इसे ही हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अगर यहाँ पर सिर्फ हम वोल्टेज लिखते हैं तो ये बन जाएगा V अपॉन R, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं होती है। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का यदि आप सेपरेट एज R की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमें क्या मिल जाएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू आउटर रेजिस्टेंस E अपॉन V माइनस 1, ठीक है ना। तो ये तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो चुका है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, वैसे ही यहाँ पर हम सेल का देखेंगे। सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये है हमारे खूब सारे सेल हमने कनेक्ट कर दिए हैं सीरीज फॉर्म में, और यहाँ पर एक आउटर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस सिचुएशन में यहाँ पर मैक्सिमम हमें करंट मिलेगा, किस सिचुएशन में मिनिमम करंट मिलेगा। इसे जब हम इस कंप्लीट डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो जो I की वैल्यू मिलती है वो मिलती है NE अपॉन में NR और कैपिटल R एडिशन में, ठीक है ना। मतलब N रेजिस्टेंस लगे हुए, यहाँ पर हमने ये N सेल्स लगाए हैं, ठीक है। तो N EMF है और N इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यदि हम मान के चलें कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो हम R को नेग्लेक्ट कर देंगे और हमें जो सिचुएशन मिल जाएगी ये मिलेगी I इज इक्वल टू E अपॉन R। मतलब जो टोटल करंट मिलेगा ये एक सेल के आउटपुट के बराबर मिलेगा। लेकिन यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, तो हम NR मतलब बैटरी के अंदर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। इस सिचुएशन में जो हमें करंट मिलेगा ये एक से मतलब N सेल के टोटल आउटपुट के बराबर मिलेगा। यहाँ पर N सेल लगे हुए थे फिर भी हमें एक सेल का आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पर N सेल लगे हैं फिर भी हमें N सेल्स का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें भी हमें ये फॉर्मूला मिलता है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर कितने M रोज लगाए हैं, ठीक है, M रोज लगे हुए हैं, यहाँ पर M सेल्स मतलब अलग अलग रो में लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिलता है I का, ये मैक्सिमम करंट के लिए मिलता है। और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर हमें 1 सेल का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2-3 स्टेप का डेरिवेशन है बेसिकली। अब बस आपको यहाँ पर एक बार इसको नेग्लेक्ट करना है, एक बार इसको नेग्लेक्ट करना है, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। अब यदि हम इस MR को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखिए M टाइम्स E अपॉन R मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर यदि हम देखें कि इस NR को यदि हम नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पर हमें N सेल्स का आउटपुट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल था अभी तक का। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी जिन भी टॉपिक पर आपको वीडियोस डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देखनी हो तो या तो आप कमेंट कर दीजिए, बाकी जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि ओम्स लॉ डिटेल में मिल जाएगा आपको, सेमीकंडक्टर की डिपेंडेंस डिटेल में मिल जाएगी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की डिफरेंस आपको डिटेल में मिल जाएंगे, और हाँ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ज़रूर मिल जाएंगे आपको। अब हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। लास्ट इक्वेशन हमने देखी थी इक्विवेलेंट करंट की मैक्सिमम एंड मिनिमम वाली कंडीशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या मिलता है, हम सिंपली ऐड कर देते हैं दोनों टोटल ईएमएफ को, तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाता है दोनों सेल्स का, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज होते हैं। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज होते हैं सेल्स तो हमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ की इक्वेशन मिलती है ये मिलती है E1R2, मतलब फर्स्ट वाले सेल का ईएमएफ इनटू सेकंड वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ सेम अपोजिट होता है, सेकंड सेल का ईएमएफ फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन में दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। वैसे तो किरचॉफ के 2 लॉ हैं, सेकंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिंपल होता है। देखिए फर्स्ट बोलता है हमसे, इसका नाम है किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कई नाम से आता है, शॉर्ट फॉर्म होता है KCL, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि एक नोड पे, एक जंक्शन पॉइंट पर जो भी करंट का इनपुट है ये इक्वल होगा करंट के आउटपुट पे। मतलब जितना भी करंट किसी जंक्शन पॉइंट पर आ रहा है ना वो इक्वल होगा उस पॉइंट से बाहर जाने वाले करंट के, मतलब करंट कहीं वेस्ट नहीं होगा, जितना करंट आ रहा है उतना बाहर जाएगा। बहुत ही सिंपल रूल था कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ करंट एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। आने वाला करंट हम पॉजिटिव मिलेंगे, जाने वाला करंट नेगेटिव मिलेंगे, सबका सम करेंगे 0 मिलेगा। बहुत ही सिंपल रूल था। आई होप आपको ये एक ही बार में क्लियर हो गया होगा। अब आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। किरचॉफ, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ से ईएमएफ, ये ईएमएफ है, बैटरी लगी हुई है, यहाँ से I करंट पास हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ये हमें क्या बताता है कि जो नेट वोल्टेज होगा इस पूरे सर्किट में, मतलब टोटल सम ऑफ वोल्टेजेस जो है ये 0 होगा एट दी एंड। मतलब जितना वोल्टेज यहाँ से जा रहा है उतना ही यहाँ पर आएगा, ये हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। इनका सम कर देंगे आप तो हमेशा 0 मिलेगा।
अब सम करने पे जीरो क्यों मिलेगा? जाहिर सी बात है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव टर्म्स होंगी तभी तो सम करने पे जीरो मिल रहा है। अगर सभी पॉजिटिव होती तो ये तो बड़ी वैल्यू मिल जाती। तो होता क्या है कि जो जैसे मान के लिए बैटरी के आगे एक और बैटरी सेम डायरेक्शन में सेम टर्मिनल पर लगी मिल जाए हमें, तो यहाँ पर पोटेंशियल राइज होगा, पोटेंशियल गेन बोलेंगे हम उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक बैटरी और लगा दें, ठीक है, ये हमारी एक और बैटरी लगी हुई है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट डबल हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल गेन हो गया यहाँ पर। लेकिन यदि ये बैटरी तो ना लगी हो, लेकिन यहाँ पर यदि हम जैसे ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है मान के चलिए, तो यहाँ पर हम इसे गिनेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब कुछ पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव सारे पोटेंशियल्स का जो सम होगा एट द एंड हमें जीरो देखने को मिलेगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पोटेंशियल VA माइनस VB होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पर वापस आ रहे हैं, तो सेम पोटेंशियल पर लाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क कुछ करना नहीं पड़ा तो वर्क हो गया जीरो। तो इक्वल में क्या मिल गया हमें, यहाँ पर मिल गया जीरो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, नेट पोटेंशियल जीरो होता है। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। लेकिन किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है ये सिर्फ क्लोज लूप के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। पोटेंशियल गेन को हम पॉजिटिव टर्म में लिखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि रेजिस्टेंस जब भी आ जाए रास्ते में तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ये बातें बहुत काम आएंगी आपके। किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है कि कहीं पर भी कोई चार्ज वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि हम वर्क के बारे में बात कर रहे थे ना, और जहाँ पर वर्क की बात आ जाए वहाँ पर एनर्जी की बात आ जाती है। कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है मतलब कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, मतलब कंजर्व हो रही है एनर्जी, ठीक है। अब आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह लें आप, क्वेश्चन कह लें, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, एक्सरसाइज में भी कई बार पूछ लिया जाता है। मतलब ये हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सभी इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम 4 रेजिस्टर्स लगाते हैं, जिनमें से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है, चौथे की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी लगी हुई है, I करंट पास हो रहा था, यहाँ से I1 I2 दो करंट हो गए हैं, ठीक है। P Q R S 4 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से I1 ट्रैवल करेगा, यहाँ से I2 ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसके पास IG बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर IG अंदर चला गया तो आगे करंट जो बढ़ेगा I1 में से IG तो कम हो गया है, तो यहाँ पर जो करंट आगे जाएगा वो कितना जाएगा, I माइनस IG, सॉरी I1 माइनस IG, ठीक है। ऐसे यहाँ से जो करंट आगे जाएगा ये जाएगा I2 तो जाएगा, लेकिन ये IG भी आ रहा है तो यहाँ पर I2 प्लस IG आएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक अरेंजमेंट था। अब जब हम इसे बोलते हैं, इसका एक बैलेंस कंडीशन के लिए हम प्रूव करते हैं, सिर्फ बैलेंस कंडीशन में ही वैलिड होता है। बैलेंस कंडीशन का मतलब कि जब ये वाला पॉइंट, इसे हम C बोल देते हैं, इसे D बोल देते हैं, जब C और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं ना, मतलब दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल है। जैसे आप पानी की टंकी समझे, ये भी इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है, अगर हम इनको जोड़ दें तो ना पानी कहीं से कहीं फ्लो नहीं करेगा। उसी प्रकार से यदि 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पर IG की वैल्यू हो जाएगी 0, और IG की वैल्यू 0 होने पर हम इस सर्किट को बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है, और इस बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, ठीक है। यही होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस वीडियो का हमारा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाए हैं तो ये बात हम जानते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा सीरीज में, क्योंकि करंट को तो कोई रास्ता है नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने का, कोई मौका ही नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट के पास रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों से करंट ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ अलग अलग हो यहाँ पर, तो करंट जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ कम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, हम उसी की इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और फिर हमने ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट कर दी और हमें I से I कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम करंट था। I से I कैंसिल होने के कारण हमें R की वैल्यू मिल जाती है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम V लिख देते हैं। तो यहाँ पर I की इक्वेशन बनाएंगे, ओम्स लॉ से I की वैल्यू V अपॉन R पुट करेंगे, V से V कैंसिल करके R की वैल्यू हमें मिल गई, R 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ चलिए भाई,
वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है, हर टॉपिक का रिवीजन कर लिया है, बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, क्योंकि ये डिटेल में समझने वाला टॉपिक है। शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो आपको बहुत जल्दी वीडियोज़ मिल जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर वीडियो बन चुकी है, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ के लिमिटेशन जैसा कि मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि लेंथ ब्रेथ टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तो ही ओम्स लॉ वैलिड है, टेम्परेचर यदि हमने चेंज कर दिया तो वैलिड नहीं रहता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन वीडियो के साथ बहुत जल्दी।